हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर अकेडमी में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम ध्वनि का के पाठ की तीसरी क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। इस क्लास के अंदर हम आज ध्वनि का परावर्तन को लेकर बात करेंगे। पिछली हमने क्लासों में ध्वनि के बारे में जाना, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस तरीके से संचरण करती है, ध्वनि की विशेषताएं क्या है, ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह पहुंचती है और ध्वनि को हम किस तरीके से सुनते हैं और ध्वनि की वायु में और अलग अलग माध्यमों में किस तरह की चाल होती है, इसके बारे में भी जाना। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन शब्द से हमको कुछ ऐसा याद आता है कि जो हमने पहले कभी क्लासें ली थी, प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन में आपको परावर्तन शब्द के बारे में बताया था। जिस तरीके से परावर्तन हमने प्रकाश के पाठ में पढ़ा, उसी तरीके से परावर्तन ध्वनि का भी होता है। आइए शुरू करते हैं हम ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन किस तरीके से होता है? तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर ध्वनि का टकराकर वापस लौटना ही ध्वनि का परावर्तन कहता है। तो हमने प्रकाश में यह पढ़ा था, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम या किसी सतह पर आकर टकराती है तो वहां से टकराकर एक समान कोण बनाती हुई वापस चली जाती है। तो ध्वनि भी इसी तरीके से आती है। ध्वनि क्या है? अगर मान लीजिए हम बंद कमरे में खड़े हैं, तो बंद कमरे में खड़े होने के बाद अगर वहां कोई भी गतिविधि नहीं हुई तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी आवाज गूंज रही है। क्यों? क्योंकि हमारी ध्वनि क्या कर रही है? टकरा कर वापस आ रही है। तो परावर्तन ध्वनि का भी उसी प्रकार से है कि जब हमारी ध्वनि किसी द्रव या ठोस सतह से टकराकर वापस आती है तो वो क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो इसमें ध्वनि तरंगों की भी परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। ध्वनि तरंग क्या करती हैं? ध्वनि तरंग भी क्या करती है? परावर्तन के नियमों का पालन करती है। किसका? परावर्तनों के नियम। अब परावर्तनों का नियम फिर एक बार हम दोबारा से याद कर लेते हैं कि ध्वनि तरंग के परावर्तन में आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण। अगर आपको याद होगा तो हमने प्रकाश पाठ में यह बताया था कि अगर कोई प्रकाश आ गया, सतह से टकराकर वापस चला जाता है और यहां बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? एक अभिलंब होता है। ये हमारी प्रकाश कण, ये हमारा आपतन कोण कहलाता है और ये हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये पहला नियम था, प्रकाश पे हमने जाना। तो ध्वनि भी इसी तरीके से इन नियमों का पालन करती है। पहला नियम हमारा ये कहता है कि ध्वनि अगर किसी भी सतह से आकर टकराती है तो हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहेगा। और ध्वनि की आपतित करण और ध्वनि की आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और आपतन तल पर अभिलंब, ये सभी एक ही तल पर क्या होंगे? एक ही तल पर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वहां पर तो हमारी क्या थी? क्या नाम है? लाइट थी। और यहां पर हमारा क्या है? आपतन तरंग। तो आपतन तरंग और आपतन तरंग, परावर्तित तरंग और आपतन तल का अभिलंब सभी एक ही तल पर क्या होंगे? एक ही तल पर होंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर ये कहने लगूं कि ये कोई तल है और इस तल पर हमारी ये ध्वनि आई और इससे टकराकर वापस चली गई, तो इस पर जो हमारा अभिलंब बना, ये क्या है? हमारा अभिलंब। तो अभिलंब, ये तीनों क्या है? एक ही तल पर है। किस पर है? एक ही तल पर है। तो ये हमारे एक तल, ये हमारे क्या हो गए? प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम थे, वही दोनों नियम हमारी ध्वनि भी क्या करती है? फॉलो करती है। तो इसमें हमको ये पता चलता है कि ध्वनि तरंग के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एंगल I बराबर एंगल R के होगा और ध्वनि की आपतित तरंग, परावर्तित तरंग एवं आपतन तल पर अभिलंब, ये सभी भी एक ही तल पर होंगे। ध्वनि किसी भी कठोर सतह, चाहे वह चिकनी हो या खुरदरी,
परावर्तित हो सकती है, मतलब कि ध्वनि किसी भी माध्यम से टकराकर वापस आ सकती है, चाहे वो माध्यम ठोस हो, चाहे वो माध्यम द्रव्य हो, चाहे वो कितना भी चिकना हो, फिर भी हमारी ध्वनि उससे टकराकर परावर्तित हो जाती है। ध्वनि तरंग कठोर सतह जैसे दीवार, धातु की चादर हो, दंड क्रस्ट हो या क्लिफ मतलब कि कोई चट्टान से भली भांति परावर्तित होती है। तो अगर कोई ठोस सतह होगी, मान लीजिए कोई दीवार हो, कोई धातु की कठोर चादर हो, या कोई ऐसा जो बहुत कठोर हो, या हमारी कोई चट्टान, उससे भली भांति परावर्तित होकर वो टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है। अब मृदु सतह पर मतलब कि ऐसी सतह जो कि बहुत अवशेषित होती है, इसमें हमारी क्या होती है, कुप्रावर्तिक हो जाती है। कुप्रावर्तिक का मतलब है कि सही तरीके से परावर्तित ना होना। इस तरह के कौन सी सतह पर होता है, मृदु सतह पर होता है। अब अगर हम इसे किसी कारक क्लब से मतलब किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो आइए हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करेंगे, दो पर्याप्त लंबाई के पाइप लेंगे, दो पर्याप्त लंबाई के पाइप लेंगे। तो मैं सीधे पहले आपको एक एग्जाम्पल का चित्र दिखाता हूं, जिससे कि आपको भली भांति समझ में आएगा। देखिए, हमने दो समान लंबाइयों के क्या लिए, पाइप ले लिए। पाइप लिए, ये एक ही लंबाई के और ये भी एक लंबाई के। अब यहाँ पर हमने एक सतह ले ली, या दीवार कह सकते हैं, या आप कोई भी कार्डबोर्ड कह सकते हैं, उस पे हमने इन दोनों को समान दूरी पर रख दिया। अब समान दूरी पर रखने के बाद क्या होगा कि देखिए कि दो पर्याप्त लंबाई के पाइप लेंगे, इन्हें किसी दीवार के पास भेजकर व्यवस्थित कर देंगे, मतलब कि इन पाइपों को इस तरीके से रख देंगे कि ये दीवार के सतह के नजदीक होंगे। उसके बाद एक पाइप के खुली सिरे पर एक घड़ी को रख देंगे, एक पाइप के सिरे पर क्या रखेंगे, घड़ी को रख देंगे, जो हमारी कौन सी अलार्म क्लॉक होती है, और दूसरी तरफ हम क्या रख देंगे, अपने आप को बैठा लेंगे। थोड़ी देर के बाद क्या देखेंगे कि घड़ी की ध्वनि पाइप में से गुजरती हुई दीवार से आकर टकराएगी। तो वो जो घड़ी किट 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 करेगी, उसकी जो आवाज है पाइप के अंदर से होती हुई दीवार से टकराएगी, और दीवार से टकराने के बाद हमें कानों तक सुनाई देगी। जब हमें वो सुनाई देने लगेगी, तो हमको पाइपों को इस तरीके से सही व्यवस्थित करना है कि हमें घड़ी की आवाज ज्यादा से ज्यादा सुनाई दे, और जब तक करते रहना है जब तक स्पष्ट रूप से हमें घड़ी की आवाज पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देगी। फिर हम क्या देखेंगे कि हमने उन पाइपों को इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया है और हमें घड़ी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है। तो हम ये देखेंगे कि दोनों पाइपों के जो कोण होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे उस वक्त, जिस वक्त हमें हमारी घड़ी की आवाज पूर्ण रूप से और ज्यादा से ज्यादा सुनाई देगी। तो हम पाइपों को इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे, और पाइपों को व्यवस्थित करने के बाद जब हम बाद में देखेंगे तो हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर मैं मान लीजिए इसको 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं, तो यहाँ पर हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, और तब हमारी घड़ी की आवाज यहां से होती हुई इस दीवार से टकराकर और हमारे कानों तक साफ तौर पर सुनाई देगी, बिल्कुल स्पष्ट और तेज। तब हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरे पाइप को तब तक समायोजित करते रहते हैं जब तक घड़ी की ध्वनि अधिकतम सुनाई ना दे, मतलब कि पूर्ण रूप से तेजी से सुनाई ना दे। और अब दोनों पाइपों या अभिलंब के कोणों को हम क्या करेंगे, नापेंगे। यहाँ पे दोनों पाइपों के बीच का जो कोण है वो क्या होगा, तो हम ये पाएंगे कि दोनों कोणों का माप क्या है, बिल्कुल बराबर होता है। दोनों कोणों का माप बिल्कुल बराबर होगा, तब घड़ी की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था वहां पर भी कि हमारा एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर हो गया, परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तो इस एग्जाम्पल से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रैक्टिकल से हमने क्या समझा कि हमारी ध्वनि
टकराकर वापस आती है और परावर्तन के नियमों का पालन करती है। इस एग्जाम्पल से हमको यही पता चलता है कि परावर्तन का वो पालन करती है और आपतन कोण हमारा परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। अब आगे चलते हुए हम लेंगे इको। इको क्या होती है? अब आपने कभी ये देखा होगा कि गूंज, हम कभी भी ऐसी जगह पर आ जाते हैं, हम वहां पर जोर से बोलते हैं तो हमारी आवाज क्या लगती है? गूंजती हुई। हम बोल पहले देते हैं और गूंजने की आवाज क्या आती है? बाद में आती है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो ये है कि अगर हम माइक में बोल रहे हैं और अगर हम स्पीकर के अंदर इको को बढ़ा दें, इको मतलब कि क्या है? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि को बढ़ा दें, तो हमने बोलेंगे हेलो, तो पीछे क्या सुनेंगे? हेलो 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 हेलो। तो एक बार बोलेंगे 4 बार, जितनी इको बढ़ाएंगे उतनी बार हमें अपनी आवाज कई बार सुनाई देगी, तो वो क्या होती है? इको। तो इको क्या है? ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब हमारी ध्वनि कहीं पर टकराती है और उसको टकराने के बाद हमारी ही आवाज हमको दोबारा से सुनाई देती है, तो हम क्या कहते हैं? उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, इसको इको बोला जाता है। जब हम खाली पड़े हॉल में चिल्लाते हैं तो पहले हम अब उनकी मूल ध्वनि को सुन रहे होते हैं। जब हम किसी खाली पड़े हॉल में चिल्लाते हैं तो हम पहले अपनी ही मूल ध्वनि को क्या करते हैं? सुन रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें हमारी आवाज के पीछे एक गूंज सी सुनाई देती है, वो क्या है? प्रतिध्वनि होती है। थोड़ी ही देर बाद हम उसे चिल्लाने की परावर्तित ध्वनि सुनते हैं। थोड़ी देर बाद हम क्या सुनते हैं? कि उसी की परावर्तित ध्वनि हमको सुनाई देती है और यह परावर्तित ध्वनि ही प्रतिध्वनि कहलाती है। तो बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि किसी भी खाली जगह पर जब हम बोलते हैं तो थोड़ी देर में हमें अपनी ही आवाज या किसी भी माध्यम से निकली हुई आवाज की गूंज सुनाई देती है। वो गूंज क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि, मतलब कि इको कहलाती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? अब ये भी है कि भाई ये तो है नहीं कि मैं चिल्ला यहाँ रहा हूं और 500 मीटर पे मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, ऐसा भी नहीं है। तो हमारी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। मतलब कि ध्वनि जब हमारे कानों से होती हुई आती है और हमारे मस्तिष्क में संकेत जाते हैं तो उस ध्वनि के बारे में जितनी भी संवेदना हमारे मस्तिष्क में होती है वो 0.1 सेकंड तक होती है। ठीक है, इसका मतलब कि हम मूल ध्वनि एवं उसकी प्रतिध्वनि को अलग अलग स्पष्ट रूप से तभी सुन सकते हैं जब उनके बीच कम से कम 1 सेकंड का समांतराल हो। कहने का मतलब है कि हमें अपनी आवाज और अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनने के लिए बीच का जो अंतराल होगा वो कितना होगा? आपका 1 सेकंड का होगा। मतलब कि 1/10, मतलब कि 1/10 भाग होगा, तो हमें हमारी आवाज सुनाई दे जाएगी। तो ये सुनने का निर्देश है। न्यूनतम दूरी कितनी है ये अभी हम देखेंगे। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या चीज चाहिए हमको? प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है आवश्यक समय अंतराल, मतलब कि जो भी हमारा आवश्यक समय है 0.1 सेकंड का, वो तो ध्वनि की चाल बटे में न्यूनतम दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हम बहुत छोटी सी क्लास से इनको पढ़ते आ रहे हैं। वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 344 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि किस तापमान पर होती है? 22 डिग्री पर होती है। और दूरी, अब अगर हमें दूरी निकालनी है तो समय और चाल की क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या मिलेगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो लिया गया समय कितना है हमारा? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड लिया हुआ समय हमारा 1/10 सेकंड है। तो दूरी कितनी हो गई? तो दूरी हमारी हो गई 344 गुणा 1/10। तो 344 गुणा 1/10,
जैसे ही हम 10 से इसको भाग करेंगे तो हमारी दूरी कितनी आ जाएगी? 34.4 मीटर। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? 34.4 मीटर। और समय अंतराल कितना होना चाहिए? 1/10वां भाग या 0.1 सेकेंड। इस समय अंतराल और इस दूरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज को सुन सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जब हम ध्वनि परावर्तन सतह से 17.2 मीटर से कम दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब है कि जब ध्वनि का परावर्तन क्षेत्र 17.2 मीटर से भी कम होगा तब हम मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि को एक ही रूप में सुनेंगे। कहने का मतलब है कि अगर 34.4 से आधी कर दे दूरी, 34.4 से आधी कर दे दूरी, तो ऐसे में जब हम अपनी ध्वनि को बोलेंगे या अपनी आवाज निकालेंगे तो हमको हमारी मूल ही आवाज सुनाई देगी। ऐसे में हमारी प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी ही नहीं, क्योंकि हमारी दूरी कम हो जाएगी तो समय अंतराल भी बहुत छोटा हो जाएगा और समय अंतराल छोटा होने के बाद प्रतिध्वनि हमारी बनेगी ही नहीं। तो इसके लिए हमने क्या कहा? प्रतिध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगी। और जब कोई परावर्तित सतह होती है तो ध्वनि के बहुलित मल्टीपल परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब जब भी कभी कोई परावर्तित सतह होगी जिस पर ध्वनि टकराकर वापस आएगी तो ऐसे में हमारे मल्टीपल परावर्तन होंगे, मतलब कि परावर्तन एक नहीं बहुत सारे होंगे और इस कारण अनेक प्रतिध्वनियां सुनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रश्न जिसपे ध्वनि एक नहीं कई बार टकराकर वापस आए तो हमको वहां पर प्रतिध्वनि एक नहीं कई सारी सुनाई दे सकती है। और उदाहरण के लिए मेघ गर्जना, जैसे कि बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो हमें एक नहीं ऐसा लगता बहुत देर तक बादल गरजते रहते। तो ये सब क्या है कि हमारी जो ध्वनि टकराकर वापस आती है तो वहां पर एक नहीं बहुत सारी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते में हम ये पढ़ेंगे कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए हमें 1.1 सेकंड में परावर्तित होकर वापस आना होगा। पहली अनिवार्य शर्त क्या है कि ध्वनि को परावर्तित होकर वापस आने के लिए 0.1 सेकंड का समय होना जरूरी है। दूसरी, परावर्तित सतह की दूरी 34.4/2 अर्थात आधी होनी चाहिए कि हमारे परावर्तित सतह भी 34.4/2 करके आधी होनी चाहिए। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है सारी बातों का कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि परावर्तक सतह से न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। कि कहने का मतलब है कि कम से कम दूरी 17.2 मीटर की होनी चाहिए। इससे कम हो गई तो बिल्कुल भी हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। और ध्वनि का वेग तापमान पर भी निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि जो चलती है, जो स्पीड है, वो हमारे टेम्परेचर मतलब कि तापमान पर भी पूरी तरीके से निर्भर करता है। न्यूनतम दूरी 22 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रतिध्वनि सुनने के लिए है। कहने का मतलब न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। यदि ताप में परिवर्तन होता है तो ध्वनि का वेग भी बदलता रहता है, मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ता घटता रहेगा तो ध्वनि के वेग में भी प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो ध्वनि का जो स्पीड है उसमें भी अंतर आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या हासिल होगा कि प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक दूरी में भी परावर्तन होने लगेगा। कहने का मतलब है कि ध्वनि के अंदर जो परावर्तन हो रहा है, अगर हमारा तापमान घट रहा है या बढ़ रहा है तो वेग बदलेगा, तो हमारे ध्वनि का परावर्तन पर भी इस बात का पूर्ण असर होने लगेगा। तो ध्वनि की चाल ताप के बढ़ने के साथ साथ बदलती रहती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो हमारी ध्वनि की चाल भी बदलती चली जाएगी और हमारा परावर्तन भी बदलता चला जाएगा। इसलिए गर्म दिन पर ठंडे दिनों की अपेक्षा प्रतिध्वनि शीघ्र सुनाई देती है। कहने का मतलब कि गर्म दिन में हमको ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है ठंडे दिन के मुकाबले, क्योंकि ठंडों में हमारा टेम्परेचर और भी कम हो जाता है तो हमारी ध्वनि का संचरण भी कम हो जाता है। ठीक है। अब
तो आज हम पढ़े, अब आगे देखेंगे अनुरमण, रिवर्सन्स क्या होता है कहने का। तो ध्वनि की स्थिरता अनुरण कहलाती है। जब एक हॉल में ध्वनि तरंग का दीवारों, छत या फर्श से बारंबार परिवर्तन होता है तो अनेक प्रतिध्वनियां उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारी ध्वनि हमारी छत से, दीवारों से या हमारे फर्श से टकराती है तो लगातार हमारा क्या होता रहता है, परावर्तन होता रहता है। परावर्तन होने के साथ साथ हमको एक नहीं बहुत सारी प्रतिध्वनियां सुनाई देती रहती है। और प्रतिध्वनियां क्या है, गूंज। हमने बताया इको कि हमारी जो गूंज है वो क्या होगी, एक नहीं कई बार हमको सुनाई देती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा पता चलती रहेगी, जिससे प्रतिध्वनि का मूल ध्वनि के साथ अभिव्यक्ति हो जाती है और मूल ध्वनि देर तक होती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होता है कि जब हमारी गूंज बार बार सुनाई देगी तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी आवाज बार बार ही बहुत देर तक सुनाई दे रही है हमको। तो क्या होगी, वो क्या होती है, हमारी प्रतिध्वनि और ध्वनि के बीच में अभिव्यक्ति हो जाती है, जिसके कारण हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमारी ध्वनि बहुत देर तक आ रही है और प्रतीत हो रही है। जब मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि अतिव्यक्ति ओवरलैप होती हैं तब अनुरमण होता है। कहने का मतलब है कि जब हमारी ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में ओवरलैपिंग होती है, मतलब कि हमारी कभी ध्वनि ज्यादा साफ सुनाई देगी या कभी हमारी गूंज ज्यादा साफ सुनाई देगी, ऐसे में जो ओवरलैपिंग होती है उसी को क्या कहते हैं, हम अनुरमण कहते हैं। अनुरमण होने के लिए परावर्तन 17 मीटर से कम दूरी का होना बहुत जरूरी है। अनुरमण के लिए हमारी जो दूरी होगी वो 17 मीटर से कम होनी चाहिए, तभी ये ओवरलैपिंग होगी। तो अभी हमने देखा था कि न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर की होनी चाहिए, तो इसीलिए 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी बहुत आवश्यकता है जब हमारे अनुरमण होगा। और अनुरमण क्या है, जब हमारी मूल ध्वनि और हमारी प्रतिध्वनि आपस में क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी। अनुरमण को करने के लिए क्या क्या विधियां की आवश्यकता होती है। ध्वनि अवशेषी पदार्थों से बने हॉल, सभा भवने की दीवारों और छत पर लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि ध्वनि अवशेषी जो कि क्या कर सकती है, ध्वनि को अपने अंदर सोख लेती है। तो ऐसे में ये सब चीज कहाँ लगाई जाती है, हॉल में लगाई जाती है, भवनों की दीवारों पर लगाई जाती है, छतों पर लगाई जाती है, जिससे कि हम अनुरमण को कम से कम कर सके। जैसे कि पिक्चर और होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि थर्माकोल की शीट्स लगा देते हैं, और थर्माकोल की शीट क्या करती है, हमारे अनुरमण को होने से बचाती है। नहीं तो उसके अंदर जो आवाज है वो लगातार गूंजती रहेगी और हमें स्पष्ट रूप से कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो अनुरमण को कम करने के लिए फर्श पर दरिया या गलीचे बिछाए जाते हैं जो ध्वनि का अवशोषण कर लेते हैं। तो इसी अनुरमणों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि दरिया या गलीचे बिछा देते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी आवाज को क्या करने लगते हैं, अवशोषण करने लगते हैं। खिड़कियां एवं दरवाजे पर भारी पर्दे टांग दिए जाते हैं जिससे कि हमारी जो आवाज है वो गूंजे ना और उससे आर पार निकल जाए। तो ये सब किस लिए किया जाता है कि जब हम हॉल में होते हैं या बड़े कमरे में बोल रहे होते हैं तो हमारी ध्वनि हमको बार बार सुनाई ना दे और हमें स्पष्ट रूप से बोला जा सके और सामने वाले को अपनी बात सुनाई सही तरीके से देनी चाहिए। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, पर्दे लगाते हैं, कहीं कहीं थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं दरिया बिछाई जाती है, कहीं गलीचे लगाए जाते हैं। इनसे क्या होता है कि ये सब चीजें हमारी ध्वनि का अवशोषण कर लेते हैं और हमको सही तरीके से ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो अब अनुरमणों को रोकने के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि हम इन सब चीजों का प्रयोग करें और ध्वनि, अपनी मूल ध्वनि और हमारी प्रतिध्वनि की ओवरलैपिंग को कम कर सकें। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने ध्वनि के बहुरूपीय चीजों को पढ़ा, परावर्तन को पढ़ा। आपको ये क्लास कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।